गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री श्याम विज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो कोशिक जिसमें जो पहला जो दाब होता है अपना पहला दाब दे रखा है स्पीड दाब, और स्पीड दाब को अपन टारगेट प्रेशर भी कहते हैं। जब किसी भी पादप कोशिका में अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, जब किसी भी पादप कोशिका में कैसी क्रिया होती है, अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, तो बाहर से जल अंदर कोशिका के अंदर क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, तो बाहर से जल इस कोशिका के अंदर क्या कर गया, प्रवेश कर गया, ये कोशिका क्या हो गई, फूल गई। तो इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होगा, जल इसके अंदर प्रवेश कर गया और ये अपनी कोशिका भित्ति है। कौन सी भित्ति है, कोशिका भित्ति। जब इसके अंदर जल प्रवेश कर गया तो कोशिका फूल गई। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका भित्ति पर अंदर से बाहर की ओर एक दाब लगता है। अंदर से बाहर की ओर क्या लगता है, एक दाब लगता है। उस दाब को अपन कहते हैं स्फीत दाब। तो अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी भी पादप कोशिका में अंतःप्रासरण की क्रिया होती है तो उस कोशिका में अंदर से बाहर की ओर लगने वाला जो दाब है वो क्या कहलाएगा, स्फीत दाब कहलाता है। आप इतना ध्यान रखना, अंदर से बाहर की ओर जो दाब लगेगा वो क्या कहलाएगा, स्फीत दाब। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जैसे पूर्ण स्फीत कोशिका में टीपी का मान, यानी कि स्फीत का मतलब होता है फूली हुई। यदि कोई भी कोशिका फूली हुई है तो उसमें स्फीत दाब के नाम, ये कोशिका फूली हुई है, अगर फूली हुई है तो स्फीत दाब, यानी कि स्फीत दाब कितना होगा, अधिकतम। कितना होगा, अधिकतम। दूसरा पॉइंट ये है पूर्ण सलत कोशिका। पूर्ण सलत कोशिका में टीपी का मान क्या होगा, यानी कोई कोशिका पिचकी हुई है तो कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति में अंदर से बाहर की ओर दाब नहीं लगेगा, तो यानी कि स्फीत दाब का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या होगा, जो बल लगेगा वो अंदर से बाहर की ओर लगेगा। कौन लगाएगा, कोशिका द्रव्य किस पर लगाएगा, इस कोशिका भित्ति के ऊपर लगाएगा। यदि कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत है तो टीपी का मान अधिकतम होगा, और यदि जो कोशिका सलत है, पिचकी हुई है, तो फिर टीपी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा है भित्ति दाब। भित्ति दाब को अपन वाल प्रेशर और इसको अपन बीपी भी कह सकते हैं। देखो, ये जो वाल प्रेशर होता है, ये स्फीत दाब के विपरीत कार्य करता है। देखो, जब कोई भी कोशिका स्फीत होती है, जब कोई भी कोशिका कैसी होती है, स्फीत होती है, यानी कि फूली हुई है। मान लीजिए कोशिका है, ये फूली हुई कोशिका है, इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, तो ये कोशिका भित्ति इस कोशिका द्रव्य पर, ध्यान देना, कोशिका कैसी अवस्था में, स्फीत अवस्था में है, और स्फीत अवस्था में है तो ये कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति इस कोशिका द्रव्य पर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर क्या लगेगा, बाहर से अंदर की ओर एक दाब लगता है। उस दाब को अपन क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। ये जो भित्ति दाब है, ये कोशिका को फटने से बचाने का क्या करता है, कार्य। अब देखो, स्फीत दाब अंदर से बाहर, ये लग रहा है बाहर से अंदर, यानी कि
कोशिका को क्या करेगा, यदि कोशिका स्फीत यानी फूली हुई है तो उस अवस्था में कोशिका को फटने से बचाने का क्या करता है, कार्य करता है। और ये भित्ति दाब स्फीत दाब के विपरीत क्या करता है, कार्य। यानी कि ये तो अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है और ये दाब कहाँ लगेगा, बाहर से अंदर की ओर। कौन लगाएगी, कोशिका भित्ति लगाएगी किसके ऊपर, कोशिका द्रव्य के ऊपर। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो पॉइंट आता है वो तीसरा पॉइंट है अपना प्रासरण दाब। प्रासरण दाब ऑस्मैटिक प्रेशर, और इस ऑस्मैटिक प्रेशर को अपन किससे लिख सकते हैं, ओपी से लिख सकते हैं। किससे लिखेंगे, ओपी से लिखेंगे। ये इसकी शॉर्ट आपको याद रखना है। तो परिभाषा क्या होगी, वह दाब जो शुद्ध जल को, वह दाब है जो शुद्ध जल को अर्ध पारगम में झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकता है। ये इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा क्या हो गई, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्ध पारगम में झिल्ली के, अर्ध पारगम में झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, तो रोकता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रासरण दाब, यानी कि ओपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे प्रासरण दाब। एक इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्रासरण जो दाब है विलयन में, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यानी कि जो प्रासरण दाब है वो विलय के अणुओं की संख्याओं के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुद्ध जल का जो प्रासरण दाब है, तो शुद्ध जल का जो प्रासरण दाब कितना होता है, शुद्ध जल का जो प्रासरण दाब होता है वो 0 होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, प्रासरण दाब को मापने वाले यंत्र का नाम। तो प्रासरण दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, प्रासरण दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, ओस्मोमीटर है। प्रासरण दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, प्रासरण दाब को मापने वाले यंत्र का नाम है ओस्मोमीटर। वापस से देख लो, प्रासरण दाब किसे कहेंगे, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकता है, उसे अपन प्रासरण दाब कहते हैं। और प्रासरण दाब होता है विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती, और शुद्ध जल का जो प्रासरण दाब होता है वो 0 होता है। और प्रासरण दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, ओस्मोमीटर। तो ये अपने 3 हो गए, जिसमें पहला कौन सा था, पहला अपना स्फीत दाब था, दूसरा भित्ति दाब था,
तीसरा प्रासरण दाब है। अगला आता है डीपीडी। डीपीडी अपन पढ़ेंगे विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब शॉर्ट में अपन क्या कह सकते हैं, डीपीडी भी कह सकते हैं। या तो आप डीपीडी बोल दो या फिर विसरण दाब न्यूनता बोल दो। तो विसरण दाब न्यूनता किसे कहेंगे, समान ताप व वायुमंडलीय दाब।